हाय स्टूडेंट्स। तो अपन जो चैप्टर चल रहा था अपने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें अपन ने मैटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा। और जो लास्ट टॉपिक अपने चल रहा था वो था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अपने पास टोटल 5 लॉज आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा था और आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। फिर अगर नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करें तो वो आपके पास था लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि भैया कोई भी एलिमेंट कंपाउंड हो, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो, कहीं से भी वो आपको मिला हो, उस कंपाउंड में जितने भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशियो रहता है वो ऑलवेज क्या रहता है, डिफाइनाइट रहता है। ये था लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट। अब नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं कि टॉपिक अपने मेन था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसमें अगर मैं थर्ड लॉ की बात करूं तो अपने पास आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, दिया किसने था, गिवन बाय डॉल्टन। क्या कहा था इस लॉ में, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two elements form two or more than two compounds and if the mass of one element is constant, then the mass of other element should be present in simple ratio। कि अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके, यानी कि दो एलिमेंट हैं वो केमिकल रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और उसमें से यानी कि कंपाउंड में से एक एलिमेंट का मास अगर कांस्टेंट हो तो जो दूसरा एलिमेंट है जो उससे रिएक्ट कर रहा है उसका मास हमेशा किस में रहेगा, सिंपल रेशियो में रहेगा, है ना। तो इफ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स form two or more than two compounds and mass of one element is constant, then mass of other element should be present in simple ratio। For example मैं अगर बात करूं आपके सामने कि when carbon reacts with oxygen then it form carbon monoxide, and carbon react with oxygen then it form carbon dioxide। तो in carbon monoxide and in carbon dioxide mass of carbon is 12 and mass of oxygen is 16 और 32। तो इन दोनों कंपाउंड में अगर बात करें तो कार्बन का मास आपके पास क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। अब इन दोनों कंपाउंड में जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मास आपके पास क्या है, 16, और इधर आपके पास क्या है, 32, तो रेशियो आपके पास क्या आएगा, 1:2। तो
दो एलिमेंट, यानी कि दो एलिमेंट कौन से थे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। मिनिमम कितने कंपाउंड का फॉर्मेशन करना चाहिए, दो का, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, दो एलिमेंट जब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, और एक का मास अगर कांस्टेंट रहेगा तो दूसरे एलिमेंट का मास दोनों कंपाउंड में आपके पास क्या रहेगा, सिंपल रेशियो में रहेगा। इसको आप क्या कहते हो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। अगर एक एग्जांपल की और बात करें अपन, कि अपने पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से, कि एक आपके पास आ गया N2O3, एक मान लीजिए आपके पास आ गया N2O4, और एक आपके पास आ गया N2O5। मैं यहां पे इस कॉलम पे लिख देता हूं मास ऑफ नाइट्रोजन, और इस कॉलम में मैं लिख देता हूं मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन अगर एटॉमिक फॉर्म में हो तो उसका मास कितना होता है, 14। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम्स हैं, तो आपके पास नाइट्रोजन का मास कितना आ जाएगा, 28। अगर मैं ऑक्सीजन के मास की बात करूं तो एक ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन एटम जो होता है, एटॉमिक फॉर्म में जब ऑक्सीजन होता है तो उसका मास कितना होता है, 16। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3, तो मास आपके पास कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पे 4 है तो कितना हो जाएगा, 64। यहाँ पे 5 है तो आपके पास कितना हो जाएगा, मास 80। तो यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। मास ऑफ नाइट्रोजन कांस्टेंट रह रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, 48, 64 और 80। तो 48 रेशियो 64 रेशियो 80, तो इनका जो रेशियो रहेगा वो आपके पास क्या होगा, एक सिंपल रेशियो रहेगा। यानी कि जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ ऐड हुआ है या नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करा है तीनों कंपाउंड में, उसका रेशियो क्या आ रहा है आपके पास, 3:4:5 आ रहा है। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। ये ध्यान रखना है कि दो एलिमेंट कम से कम, यानी कि मिनिमम 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, और 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेस देन 2 नहीं हो सकता कि दो एलिमेंट रिएक्ट करें, रिएक्ट करने के बाद एक ही अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन करे तो वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये आपके पास था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट अपन चलेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की तरफ। फोर्थ लॉ आपके पास आएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रिचर। ये लॉज एनसीईआरटी में तो मे भी नहीं मिलेंगे आपको, बट अगर आप कोई दूसरी रिफ्रेशर यूज करते हो या कोई दूसरी बुक्स पढ़ते हो तो उसमें ये आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आता है। दिया किसने था, आपके रिचर ने दिया था। तो क्या कहता है ये लॉ, कि आपके पास कोई एक एलिमेंट है ए, वो रिएक्ट करता है बी से और सी से। तो ए अगर बी से रिएक्ट करेगा तो आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, ए बी। ए अगर सी से रिएक्ट करेगा तो आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, ए सी। और अगर ये ए बी से और ए सी से रिएक्ट कर रहा है तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बी और सी भी आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और कंपाउंड कौन सा फॉर्मेशन करेंगे, बीसी का। तो ये क्या कहता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कॉमन एलिमेंट आ रहा हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कॉमन एलिमेंट आ रहा हो, अगर उस कॉमन एलिमेंट का मास कांस्टेंट कर दे तो बाकी जो दूसरे एलिमेंट है वो ऑलवेज किसमें प्रेजेंट होंगे, सिंपल रेशियो में। कि मैं अगर बात करूं एसी और बीसी में, एसी और बीसी की बात करें तो यहां पे जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन सा है, सी। तो मैं कह देता हूं कि मास ऑफ सी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मास ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ए सिंपल रेशियो, यानी कि ए रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, बी। अगर आपको इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं मैं, तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास है हाइड्रोजन
ऑक्सीजन सल्फर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? H2O का। सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। हाइड्रोजन और सल्फर अगर रिएक्शन करेंगे तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? H2S का। तो यहाँ पे आपके पास तीन टाइप के कंपाउंड बने। एक आपके पास कौन सा है? H2O, एक आपके पास कौन सा है? SO2, और एक आपके पास कौन सा कंपाउंड आ गया? H2S। मैं क्या करता हूं कि दो ऐसे कंपाउंड ले लेता हूं जिसमें एक एलिमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। H2O और H2S की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन है वो क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं नीचे कि H2O रेशियो H2S। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? 2, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? 2, और यहाँ पे सल्फर का मास कितना है आपके पास? सॉरी, 32। तो मास ऑफ हाइड्रोजन दोनों कंपाउंड में कांस्टेंट रह रहा है। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी कितना है? 2 है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मास ऑफ ऑक्सीजन होगा, सॉरी ऑक्सीजन और सल्फर होगा, वो एक क्या रहेगा? सिंपल रेशियो में रहेगा, यानी कि 1:2 में रहेगा। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। किसने दिया था? रिचर ने दिया था कि अगर एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद में आपके पास कंपाउंड एक तो AB बनेगा, एक आपके पास AC बनेगा। तो ये A जो दो डिफरेंट एलिमेंट से रिएक्शन करता है वो भी आपस में रिएक्शन करके एक कंपाउंड क्या करेंगे? BC का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद ऐसे दो कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट आपके पास सेम आ रहा हो, उसका अगर मास अपन कांस्टेंट रखें तो बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट है वो सारे किस में रहेंगे? एक सिंपल प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो आप यहाँ देखोगे तो AC और BC में मास ऑफ C आपके पास क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो A और B का जो मास रहेगा वो आपके पास एक सिंपल रेशियो में रहेगा। तो ये था आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपके पास लास्ट लॉ आता है, गैलुसेक लॉ। गैलुसेक एक साइंटिस्ट का नाम है। तो गिवन बाय गैलुसेक, बात एक ही है कि गैलुसेक लॉ कह दो चाहे गिवन बाय बाद में गैलुसेक कह दो। ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ये लॉ जो है वो ओनली गैसेस स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। क्या कहता है ये लॉ? आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if in a chemical reaction both the reactant and product are gas, then they are always present in a simple ratio. Always present in a simple ratio। कि आपके पास फॉर एग्जांपल बात करूं कि H2 है गैसेस स्टेट में प्लस Cl2 है गैसेस स्टेट में, इससे आपको क्या मिल रहा है? 2HCl मिल रहा है, वो भी कौन सी स्टेट में? गैसेस स्टेट। तो ये तीनों जो है इनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा? एक सिंपल रेशियो रहेगा। कि मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम क्लोरीन के 1 वॉल्यूम से रिएक्शन करता है और उसके कारण से आपको 2 वॉल्यूम क्या मिलता है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलती है। कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2 reacts with 1 volume of Cl2, then
2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैसेस फॉर्म। तो जो इनका रेशियो रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, 1:1:2। एक और अगर अपन एग्जांपल देखें कि आपके पास आ गया N2 गैसेस स्टेट में प्लस 3H2 गैसेस स्टेट में, इससे आपको क्या मिला 2NH3 कौन सी स्टेट में, गैसेस स्टेट। तो मैं अगर यहां बात करूं तो जितने नंबर ऑफ एटम्स, पहले तो सीधा सीधा ये पता चला कि एक वॉल्यूम ये रिएक्शन कर रहा है, इसके एक वॉल्यूम से रिएक्शन कर रहा है, तो इसके 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अब क्या लिखूंगा कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। तो जो इनका रेशियो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1:3:2। तो गैलुसेट लॉ ओनली गैसेस स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसें हैं तो उनका रेशियो जो रहेगा वो आपके पास सिंपल रेशियो में रहेगा। कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ इन ए केमिकल रिएक्शन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेस देन दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए सिंपल रेशियो। तो इसके साथ अपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट होते हैं। 5 लॉज थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ वन आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और फिफ्थ आपके पास कौन सा था, गैलुसेट लॉ। तो सब बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रहेगा एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, और उसके बाद अपना मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, मोल कांसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की मैं अगर बात करूं तो 9th क्लास में अपने पास एटॉमिक मास की डेफिनेशन थी। मेरे को एटॉमिक मास, when you say mass of one atom is known as atomic mass, so this is not a scientific definition of atomic mass. एटॉमिक मास की डेफिनेशन में अगर बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया था कि हाइड्रोजन के रेफरेंस में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता था। उसके बाद ऑक्सीजन के रेफरेंस में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते थे। और लास्ट क्या हुआ कि कार्बन को एक रेफरेंस एलिमेंट माना गया। कार्बन में भी कार्बन 12 आइसोटोप को एक रेफरेंस एलिमेंट माना गया, और उस रेफरेंस एलिमेंट से जितने भी आपके पास एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन के आइसोटोप से, आइसोटोप मीनिंग कि जिनका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, बट एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, उसको आप क्या कह देते हो, आइसोटोप कह देते हो। तो इन नेचर कार्बन के आइसोटोप 3 टाइप ऑफ आइसोटोप जनरली प्रेजेंट होते हैं, C12, C13 एंड C14। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा 666, C12, C13, C14। मास नंबर क्या हो रहा है, चेंज। तो ये कार्बन के आइसोटोप है। तो कार्बन 12 आइसोटोप के रेफरेंस में अपन किसी भी एलिमेंट का क्या करते हैं, एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं। तो एटॉमिक मास की अगर डेफिनेशन देखें तो मास ऑफ एन एलिमेंट which is equal to 1/12 part of C12 isotope is known as atomic mass। उसको आप क्या कह देते हैं, एटॉमिक मास कह देते हैं। तो जो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जो है वो आपके पास इक्वल होता है 1 AMU के। और इस 1 AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ये जो 1 AMU है वो इक्वल्स टू होता है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। तो एट द प्लेस ऑफ 1 AMU we can use 1U। 1U means unified mass।
एंड AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं अगर बात करूं कि मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट में इसको क्या करा जाता है, कैलकुलेट करा जाता है। तो अगर आप परफेक्ट मास देखोगे हाइड्रोजन का तो वो रहेगा 1.008। अपन जो पढ़ते हैं मैं क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो वो किसके लिए पढ़ते हैं, ताकि अपन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो पॉइंट्स की। मैं अगर बात करूं कि मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, पढ़ा है आपने 9th क्लास में कि मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। तो कभी कोई दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भैया मास जो है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, यही होता है मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देन द मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। ना तो न्यूट्रॉन पॉइंट्स में यानी कि डेसिमल में प्रेजेंट होते हैं, ना प्रोटॉन डेसिमल में प्रेजेंट होते हैं, तो व्हाई द मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। तो उसका क्या रीजन है, तो जो उसका रीजन है वो अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी किसके बारे में, आइसोटोप के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था कि नेचर में कोई भी एलिमेंट हो उसके आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं। आइसोटोप मींस मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, है ना, कॉर्नर में लिख लेते हैं आइसोटोप, भूल गए होंगे 9th में, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। ओके, तो एवरेज एटॉमिक मास, तो कोई भी एलिमेंट हो उसका जो मास है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि उनके जितने भी नेचर में आइसोटोप प्रेजेंट है उन आइसोटोप का एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, एवरेज एटॉमिक मास कहते हो। तो जैसे आपके पास मान लीजिए कि मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, एक Cl 17Cl 35 और 17Cl 37। और क्लोरीन का मास कितना होता है, क्लोरीन का मास होता है 35.5, यानी कि इन दोनों का एवरेज करके क्या करा गया है कि क्लोरीन का मास कैलकुलेट किया गया है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस ANxn अपॉन आपके पास क्या आ जाता है 100। तो व्हाट इज द A? A इज इक्वल्स टू मास नंबर, या अपन उसको क्या कह देते हैं, चलो मास नंबर कह देते हैं, मास नंबर जो ऊपर होता है, और x इक्वल्स टू आपके पास होती है नेचुरल अबंडेंस, कि नेचर में कितने परसेंट कोई आइसोटोप प्रेजेंट है तो वो उसका क्या होगा, नेचुरल अबंडेंस होगा। तो मैं अगर Cl17Cl35 मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि भैया ये 75% है, ये 25% है, तो आप क्लोरीन का एटॉमिक मास बताइए, एवरेज एटॉमिक मास बताइए। तो अपन कैलकुलेट करेंगे अगर एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, तो आपके पास क्या आएगा, A1 इक्वल्स टू मास नंबर, इसका मास नंबर आपके पास कितना है 35 इंटू x1 नेचुरल अबंडेंस, कितनी है नेचुरल अबंडेंस 75%, ओके, प्लस
A2 आपके पास कितना मास नंबर ऑफ नेक्स्ट आइसोटोप, तो नेक्स्ट आपके पास 17Cl37 है, इसका मास नंबर कितना है 37 इनटू आपके पास कितना आ गया 25 अपॉन आपके पास क्या आ गया 100। तो जो इसका एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन पे कितना मिलेगा आपको 35.5 U मिलेगा। तो कोई भी आपके पास जो नेचर में जितने भी किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं तो अपन जो एटॉमिक मास पढ़ते हैं वो उनका आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास होता है कि कितने परसेंट कोई आइसोटोप प्रेजेंट है, तो उससे अपन क्या कर लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस अगर n आइसोटोप प्रेजेंट हो तो AnXn अपॉन 100। तो इससे अपने पास क्लोरीन का आ गया। ऐसे और एग्जांपल्स हैं जैसे बोरोन का भी आ जाता है, एक दो एलिमेंट्स और हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं इजीली किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था अपने पास एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट में अगर बात करूं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो जैसा कि आपने 9th में पढ़ा है कि एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मॉलिक्यूल में बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हो उस एटम के एटॉमिक वेट का जो सम हो उसको आप क्या कहते हो, मॉलिक्यूलर मास कहते हो। यानी कि सम ऑफ एटम्स present in any molecule, sum of atomic weight mass है ना, sum of atomic mass which are present in the molecule known as molecular mass। तो आइए देखते हैं molecular mass की डेफिनेशन। Molecular mass, what is molecular mass? Sum of atomic mass of the atoms present in the molecule is known as molecular mass। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कुछ मॉलिक्यूल जो आपके देखे लगते हैं कभी कभी, CH3COOH है ना, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। तो CH3COOH की मैं अगर बात करूं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, जनरली अपन कितना पढ़ते हैं 12 पढ़ते हैं। तो कितने कार्बन है 1 2, तो आपके पास कितना आ गया 24। हाइड्रोजन कितने हैं 4 प्लस आपके पास 32 बिकॉज 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो एटॉमिक मास आपके पास कितना हो गया 60। मैं कहूं ऑक्सैलिक एसिड COOH कितने कार्बन है 2, तो 24 प्लस कितने ऑक्सीजन है 4, तो 64 प्लस 2 वेट आपके पास मास कितना हो गया 90। मैं आपको कहूं हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड COOH.2H2O, इसको क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं, कि इसका मास कितना हो गया, तो कितना हुआ इसका मास देखिएगा। इस पोर्शन का मास अपन ने ऊपर डिस्कस करा, वो आपके पास कितना है 90 प्लस यहां पे H2O की बात करते हैं, तो H2O 2 प्लस 16, H2O का मास कितना हो गया आपके पास 18 वन मॉलिक्यूल का, यहाँ कितने मॉलिक्यूल है 2, तो 36, तो आपके पास कितना आ गया 126। तो ऐसे आप क्या करते हो मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हो कि जितने भी किसी मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट होते हैं तो एटम के एटॉमिक मास का जो सम होता है उसको आप क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट, जो कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मोल कंसेप्ट के साथ कंसंट्रेशन की टर्म्स कौन कौन सी होती है, बिकॉज ये खाली 11th के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट 12th में भी कुछ टॉपिक में यूज होती है, और 12th वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आती है मोल कंसेप्ट में। एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो बहुत इजीली अपन क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट सेशन से अपन क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।